दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में लिखकर यह बताएं कि मेरी कहानी आपको कैसी लगती हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा कि तच नशे की हालत में दिव्या को वॉशरूम से बाहर लेकर रूम की तरफ जाता है। अब आगे तच दिव्या को वॉशरूम से बाहर लेकर आता है और उसे बेड के पास लाकर बेड पर ऐसे लेटाता है जैसे दिव्या कोई कांच की गुड़िया है और अगर तच ने ज़्यादा जोर लगाया तो दिव्या टूटकर बिखर जाएगी। तच दिव्या को बेड पर लेटाकर खुद खड़े होकर कुछ देर दिव्या को निहारता रहता है। इन कुछ देर में दिव्या बेड पर मचल रही थी। उसे अभी अपनी बॉडी में उसी ठंडक की ज़रूरत महसूस हो रही थी जो उसे कुछ देर पहले वॉशरूम में तच की बाहों में मिली थी। दिव्या मचलते हुए अपने सामने खड़े तच को देखती है और अपनी बाहों को फैलाकर तच को अपने पास बुलाती है, जिससे तच भी दिव्या के ऊपर आकर उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगता है। तच दिव्या को फ्रेंच किस कर रहा था और अपने हाथ दिव्या के पूरे बॉडी पर चला रहा था। दिव्या का बदन ड्रग्स की वजह से अब तो ऐसे जल रहा था जैसे उसका बदन कोई आग की भट्टी हो। दिव्या अब तच के होंठों को काटने लगती थी। दिव्या तो तच के सिवा और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। तच दिव्या के होंठों से नीचे सरक कर उसके कॉलर बोन और उसके गर्दन पर अपने होंठ चलाने लगता है। कुछ देर ऐसा करने से दिव्या मचलते हुए अपना चेहरा इधर उधर करती रहती है। दिव्या अपनी उंगलियों तच के बालों में चलाने लगती है और दिव्या की सांसें भी भारी हो गई थी, जिससे दिव्या गहरी गहरी सांस में सिसकियां भरने लगती है। तो तच फिर से दिव्या के होंठों पर आ जाता है और उसे पैशनेट किस करने लगता है। दिव्या को तच के हाथ अपने बॉडी पर चलते हुए महसूस हो रहे थे। तच और दिव्या एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे। करीब 10 मिनट के बाद तच दिव्या के होंठों को अपने होंठों से आज़ाद करता है। तच दिव्या के होंठों को छोड़कर उसे ऊपर से नीचे तक घूरता है, फिर अपने हाथ आगे बढ़ाकर रूम की लाइट को ऑफ कर एक डिम लाइट जला देता है। उस पीले डिम लाइट में दिव्या का शरीर किसी सोने की तरह चमक रहा था। तच ने दिव्या के बॉडी पर अपने हाथ चलाते हुए उससे कहा, बेबी यू आर सो हॉट और मुझे गर्म चीज़ें बहुत पसंद हैं। तच ने कहा और दिव्या को वाइडली किस करने लगा। तच और दिव्या करीबन 20 से 25 मिनट तक एक दूसरे को किस करते हैं। फिर तच दिव्या के होंठों को छोड़कर उसके गाल की ओर कॉलर बोन पर किस करते हुए उसे काट भी रहा था। तच तो पहले से ही अपना कंट्रोल लूज कर चुका था और अब दिव्या भी अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो चुकी थी। तच अपना सर उठाकर दिव्या का चेहरा देखता है, जो आंखें बंद किए मदहोश होकर सिसकियां भर रही थी। तच दिव्या के होंठों पर अपने होंठ रख उसे किस करते हुए पूरा उसके ऊपर आ जाता है और एक झटके में दिव्या में खुद को एंटर करता है। तच के दिव्या में एंटर करते ही दिव्या की चीख निकल जाती है। दिव्या के चीखते ही दस समझ जाता है कि ये दिव्या का फर्स्ट टाइम है। उसकी जूहू ने उसका इंतज़ार किया था। टच दिव्या के चीखते ही रुक जाता है और दिव्या का चेहरा देखने लगता है, जिस पर दर्द साफ झलक रहा था और दर्द के कारण दिव्या की आंखों से आंसू भी गिरने लगे थे। टच दिव्या के बहते हुए आंसुओं को अपने लबों पर रोक लेता है। टच दिव्या के दर्द को कम करने के लिए उसके होंठों को फिर से किस करने लगता है और दिव्या के पीठ पर हाथ से सहलाता भी रहा है। जैसे जैसे दिव्या का दर्द कम होता है, उसके चेहरे पर भी राहत की लकीरें नजर आने लगती हैं। दिव्या अपनी आँख खोलकर खुद के ऊपर छाए तच को देखने लगती है। तच ने दिव्या को देखकर उससे पूछा, बेबी क्या मैं शुरू करूं?
दिव्या तच को देखते हुए अपनी पलकें झपकाकर हाँ का इशारा करती है तो तच एक बार फिर से दिव्या के होंठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगता है। तच जितना हो सके जेंटल करने की कोशिश कर रहा था ताकि दिव्या को कम से कम दर्द हो। कुछ ही देर में तच और दिव्या इस दुनिया से बेखबर मोहब्बत की रूमानी दुनिया में पहुंचकर प्यार के समंदर में गोते लगाने लगे थे। करीबन रात के 2 बजे दिव्या थक कर तच के ऊपर सो जाती है तो तच दिव्या को चादर में लपेटकर अच्छे से कवर कर ऊपर एडजस्ट कर लेता है। तच दिव्या का मासूम चेहरा देखते हुए उसके खुले हुए बालों के साथ खेलने लगता है। तच ये सोच रहा था कि उसकी जूहू अब तक थी कहाँ। उसने इतने सालों में न जाने अपनी जूहू को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था, लेकिन उसे उसकी जूहू कहीं नहीं मिल रही थी। लेकिन आज यूँ अचानक से उसकी जूहू उसकी ज़िंदगी में वापस आ गई तो अब वह उसे खुद से दूर जाने नहीं देगा। तच दिव्या को अपने बाहों में भरकर खुद भी अपनी आंख बंद कर लेता है। सुबह दिव्या के हिलने से उसकी नींद खुलने लगती थी, लेकिन अभी दिव्या उठना नहीं चाहती थी। इसलिए दिव्या अपना चेहरा तच के सीने में छुपाकर सोने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी दिव्या की नींद पूरी तरह से खुल जाती है क्योंकि दिव्या को अपने ऊपर किसी का भार महसूस होता है। दिव्या उठने की कोशिश करती है लेकिन तभी दिव्या को अपनी बॉडी में तेज दर्द का एहसास होता है। दिव्या ने खुद से कहा, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। दिव्या को अपने कमर पर एक हाथ भी फील हो रहा था तो दिव्या को लगता है कि हर रोज की तरह ऋचा ही उसे पकड़कर सो रही है। लेकिन दिव्या को आज ऋचा का हाथ भी बहुत भारी लग रहा था। दिव्या ने कहा, ऋचा उठना, और आज ये तेरा हाथ इतना भारी क्यों लग रहा है। दिव्या फिर से उठने की कोशिश करती है और दिव्या के बार बार हिलने की वजह से उसके बदन पर लिपटा हुआ चादर सरक कर नीचे गिर जाता है। चादर के नीचे गिरते ही दिव्या का बदन खुल जाता है तो दिव्या की नज़र अपनी बॉडी पर जाती है जिस पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके बॉडी पर जगह जगह नीले निशान थे, जिसे देखकर दिव्या को उसके साथ बीते रात को क्या हुआ होगा वह समझ में आ जाता है, जिससे दिव्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दिव्या अपने साथ पिछले रात क्या हुआ है इस बारे में सोचने लगती है, जिससे उसे एक धुंधला सा चेहरा दिखाई देता है जो उसे अपनी बाहों में भरकर प्यार कर रहा था। दिव्या नम आँखों से अपने बगल में सोए हुए इंसान को देखती है तो वो अपना चेहरा दूसरे साइड कर सो रहा था। दिव्या उसके हाथों को अपने कमर से हटाकर साइड में बेड पर रख खुद बेड से उतरकर चादर को अपने बॉडी पर लपेटकर वॉशरूम की ओर जाने लगती है। दिव्या के कमर पर दर्द होने के कारण दिव्या वॉशरूम की तरफ जाने पर लड़खड़ा कर गिरने लगती है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर बेड पर सो रहा इंसान उठ न जाए ये सोचकर दिव्या खुद को संभालकर वॉशरूम तक लेकर जाती है। दिव्या देखती है कि पिछले रात जो कपड़े उसने पहन रखे थे अभी वो कपड़े वॉशरूम के फर्श पर पड़े हुए हैं। दिव्या शावर के नीचे खड़े होकर हल्के गुनगुने पानी से शावर लेती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो मुंबई एक नई जिंदगी शुरू करने आई थी, लेकिन एक ही रात में उसको उसका सब कुछ छीन लिया था। शावर लेने के बाद दिव्या अपने वही भीगे हुए कपड़े पहनकर कमरे में वापस आती है और डोर के तरफ जाकर डोर खोलकर बाहर जाने लगती है, लेकिन फिर दिव्या रुककर मुड़कर बेड पर सो रहे इंसान को एक नज़र नफरत से देखकर कमरे से निकलकर नीचे चली जाती है। दिव्या यहाँ वहाँ देखकर ऋचा और मानसी को ढूंढती है, लेकिन दिव्या को वो दोनों कहीं भी नजर नहीं आती। तो दिव्या ने सामने से आ रहे बेटा से ऋचा और मानसी के बारे में पूछा। बेटा दिव्या को भीगे हुए कपड़ों में देखकर ऊपर से नीचे तक हैरान से देखते हुए कहा, मैम, कल रात जो मैडम आपके साथ आई थी वो आपको ढूंढ रही थी, लेकिन जब आप उन्हें नहीं मिली तो वो यहाँ से चली गई।
वो बेटा जैसे दिव्या को देख रहा था, दिव्या को लगता है कि शायद उसे पता चल गया है कि पिछली रात को वो किसी गैर मर्द के साथ थी। दिव्या वहाँ से रोते हुए निकलती है और मानसी के फ्लैट पर जाती है। डोर का पासवर्ड लॉक था, जिससे दिव्या आसानी से डोर खोलकर अपने कमरे में चली जाती है तो देखती है कि दीक्षा और मानसी एक दूसरे को पकड़े सो रही थी। दिव्या कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में चली जाती है। मिरर के सामने खड़ी होकर अपने पहने हुए कपड़े उतारकर फर्श पर गिराने लगती है। दिव्या देखती है कि उसके पूरी बॉडी पर काटने और खरोंचने के निशान हैं, जो अब हल्के नीले पड़ चुके थे। दिव्या अपने पूरी बॉडी को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी और रो भी रही थी। तभी दीक्षा ने वॉशरूम के डोर पर नॉक करते हुए पूछा, दीदी आप अंदर हो क्या? दिव्या ने दीक्षा की आवाज़ में उसके लिए फिक्र सुनकर खुद से ही कहा, दिव्या तो वैसे टूट नहीं सकती। अगर इसके बारे में दीक्षा को पता चल गया तो? नहीं नहीं, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। दिव्या ने दीक्षा से कहा, हाँ बच्चा, मैं अंदर हूँ, रुक आ रही हूँ बाहर। दिव्या जल्दी से शावर लेकर हाई नेक वाली वाइट कलर की फ्रॉक सूट पहनकर वॉशरूम से बाहर आती है तो देखती है कि दीक्षा और मानसी दोनों उसे ही देख रही थी। दिव्या ने कहा, क्या हुआ तुम दोनों को? अभी तक सो रही हो, उठना नहीं है क्या? मानसी ने दिव्या को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा, पहले तुम ये बताओ कि तुम कल क्लब से हमें बिना बताए कहाँ चली गई थी? दीक्षा ने भी मानसी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ दीदी, हमने आपको पूरे क्लब में ढूंढा लेकिन आप हमें मिली ही नहीं। दिव्या ने खुद से कहा, काश तुम दोनों ने मुझे ढूंढ लिया होता तो जो मेरे साथ हुआ शायद वो नहीं होता। दीक्षा ने दिव्या को उसके कंधे में पकड़कर हिलाते हुए पूछा, दी आप क्या सोच रहे हो? बोलो ना, आप कल रात कहाँ गई थी? दिव्या ने कबर्ड की ओर जाकर अपना दुपट्टा निकालते हुए जवाब दिया, वो कल रात अचानक से मेरे सर में बहुत दर्द होने लगा था। मैंने तुम दोनों को देखा तो तुम दोनों डांस करने में बिजी थे, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा और क्लब में एक रूम लेकर वहां आराम करने के लिए चली गई। लेकिन सॉरी, तुम्हें बताना भूल गई थी। दीक्षा ने कहा, दीदी आप सच बोल रहे हो ना? दिव्या ने जवाब दिया, हाँ बच्चा, और ये क्या, तुझे कॉलेज नहीं जाना क्या? और मनु, ऑफिस नहीं जाना क्या तुझे? चलो जल्दी से रेडी हो जाओ तुम दोनों, मैं नाश्ता बना देती हूँ। दिव्या किचन की ओर चली गई, लेकिन दिव्या की आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे थे। आज उसने पहली बार दीक्षा से कुछ झूठ बोला था। इधर जब तच की नींद खुली तो वो बिना आंखें खोले ही बेड के दूसरे साइड पर अपने हाथों से टटोलते हुए कुछ या फिर कहे तो किसी को खोजने लगा। लेकिन जब उसे तच खोज रहा था उसे नहीं मिला तो तच ने अपनी आंखें खोलकर अपने बेड के दूसरे साइड, जो अब खाली था, उस जगह को घूर कर देखकर उस खाली जगह को घूरते हुए इसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। तच स्माइल करते हुए खुद से बोला, बेबी यू डोंट दी मी, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। जूहू, मैं तुम्हें मुझसे दूर जाने नहीं दूंगा। तुम मुझे अब इतने सालों बाद मिली हो और फिर से ऐसे मुझे छोड़कर तुम नहीं जा सकती। आई एम कमिंग बेबी, आई एम कमिंग। तच की नज़र वार पर लगी घड़ी पर गई तो अभी सुबह के 10 बज रहे थे। तच ने खुद से कहा, मैं इतनी देर तक कैसे सो सकता हूँ और आज इतने सालों बाद मुझे इतनी अच्छी और सुकून की नींद आई है कैसे? तच को सोचकर स्माइल करने लगा, आई लव यू बेबी, आई एम मेड फॉर यू। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे जाने के बाद आज पहली बार मैंने चैन की नींद ली है। तच बेड से उठकर वॉशरूम में चला गया और जैसे ही तच शावर के नीचे जाकर खड़ा होता है
उसे कल वाला सीन याद आने लगता है। क्या हुआ है दिव्या के साथ था। दूसरी तरफ दिव्या मानसी के साथ ऑफिस पहुंचती है। दिव्या और मानसी ऑफिस मानसी की स्कूटी से जाते हैं। दिव्या तो अपने सामने इतनी बड़ी एम्पायर देखकर चौंक गई थी। उसे होश तब आता है जब मानसी उसे कंधे से पकड़कर हिलाती है। सामने खड़ी बिल्डिंग 40 फ्लोर का था और उसके टॉप फ्लोर पर एक बड़े से बोर्ड पर लाइटिंग से डिजाइन कर बड़े बड़े लाइंस में लिखा हुआ था, ओबरॉय टेक्सटाइल स्टडीज। मानसी के हिलाने पर दिव्या ने होश में आते हुए कहा, हाँ क्या हुआ है। मानसी ने कहा, अंदर नहीं जाना क्या, ये यहीं से देखना है। मानसी दिव्या को लेकर अंदर चली जाती है। फिर ऑफिस के मेन गेट के पास मानसी अपना ऑफिस पास स्वेप करती है और अपना फेस मशीन के सामने करती है। मशीन के मानसी का फेस स्कैन करने के बाद गेट ओपन हो जाता है तो मानसी और दिव्या ऑफिस में एंटर करते हैं। दिव्या अंदर से ऑफिस देखकर दंग रह गई थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे ये सब सच ना होकर कोई सपना हो। सब तरफ एकदम शांति थी। सब परफेक्टली बिना आवाज के अपना काम कर रहे थे। मानसी ने रिसेप्शन में जाकर कहा, हाय जूही, हाउ आर यू। रिसेप्शनिस्ट जूही ने मानसी को स्माइल देते हुए कहा, आई एम फाइन एंड यू। मानसी ने कहा, आई एम ऑल्सो फाइन। फिर मानसी ने दिव्या की तरफ दिखाते हुए कहा, मीट माई फ्रेंड दिव्या। जूही ने दिव्या को भी स्माइल करते देख फिर कहा, हाय। दिव्या ने भी स्माइल कर दिया। मानसी दिव्या को अपने साथ लेकर अपने मैनेजर के पास जाती है। मानसी ने मैनेजर से कहा, हेलो सर। मैनेजर ने दोनों को देखते हुए कहा, हेलो। मानसी ने कहा, सर मैंने आपसे जिसके बारे में बात किया था ना, ये वही है, मेरी फ्रेंड। मैनेजर ने फिर से दिव्या को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर दिव्या से पूछा, क्या तुम अपने रिज्यूम लेकर आई हो। दिव्या ने कहा, यस सर। दिव्या अपना रिज्यूम निकाल कर मैनेजर को देती है। मैनेजर दिव्या की क्वालिफिकेशन देखकर खुश हो जाता है। मैनेजर दिव्या और मानसी को रुकने को बोलकर खुद दिव्या के रिज्यूम लेकर मान के पास चला जाता है। मैनेजर केबिन के डोर पर नॉक करता है। मैं इन कम इन सर। अंदर से मान ने कहा, कम इन, अंदर आ जाओ। मान ने मैनेजर को अपने सामने देखकर कहा, क्या हुआ। मैनेजर रिज्यूम आगे कर देता है तो मान मैनेजर के हाथ से रिज्यूम लेकर पढ़ता है। मान ने कहा, जिसकी रिज्यूम है उसे भेजो। मैनेजर ने केबिन से बाहर आकर दिव्या से कहा, केबिन में जाओ, सर तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। दिव्या भी गॉड से प्रे करते हुए केबिन के पास आकर डोर पर नॉक करती है। अंदर से आवाज़ आती है, आ जाओ। दिव्या ने अंदर जाकर कहा, गुड मॉर्निंग सर। मान दिव्या को देखकर अपने हाथ से इशारे में बैठने को कहा। दिव्या चेयर पर पुश करके बैठ गई। दिव्या ने अपने हाथों की उंगलियां क्रश कर रखा था। मान दिव्या से उसके जॉब से रिलेटेड कई क्वेश्चन करता है जिसके आंसर दिव्या कॉन्फिडेंट से देती है। मान दिव्या के सारे आंसर सुनकर खुश हो जाता है और दिव्या को थोड़ी देर बाहर वेट करने के लिए कहता है। दिव्या केबिन के बाहर चली जाती है और वहीं कॉरिडोर पर लगे चेयर पर बैठकर वेट करने लगती है। मान तक्ष को कॉल करता है। तक्ष जो अभी अभी वॉशरूम से आया था, फ़ोन के रिंग करने पर तक्ष बेड के पास जाता है जहां पर उसका फ़ोन रखा था। तक्ष ये अपना फ़ोन उठाकर कॉल रिसीव कर कहा, हेलो। मान ने कहा, किंग, मैंने अभी एक लड़की दिव्या का इंटरव्यू लिया है। किंग, सी इज ब्रिलियंट। किंग, मैं उसे आपके पर्सनल असिस्टेंट के पोस्ट पर अपॉइंट कर रहा हूँ। तक्ष ने कहा, मान तुम्हें ये सब मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद भी कर सकते हो। और कितनी बार कहा है कि जब हम आपस में बात कर रहे हों तो तुम मुझे तुम कहकर
या मेरा नाम लेकर बुलाओगे? तुम्हें जैसा ठीक लगता है तुम ऐसा करो, बोलकर तच कॉल कट कर देता है। फिर तच टाइगर को कॉल करता है। टाइगर के कॉल रिसीव करते ही तच ने कहा, टाइगर, कल रात मेरे रूम में मेरे साथ एक लड़की थी, मुझे वो लड़की चाहिए, बोलकर तच कॉल कट कर देता है। तो वहीं टाइगर ने अपना सर खुजलाते हुए खुद से कहा, किंग के रूम में लड़की, लेकिन कैसे? वहीं ऑफिस में मान स्माइल करते हुए केबिन से बाहर निकलकर दिव्या से कहा, कैंग्रेचुलेशन, तुम्हें जॉब मिल गई। अगर तुम चाहो से अभी से ही जॉब ज्वाइन कर सकती हो और चाहो तो कल से भी कर सकती हो। तुम्हें बॉस की पर्सनल असिस्टेंट के पोस्ट पर अपॉइंट कर रहे हैं। दिव्या खुद को इतने बड़े पोस्ट पर अपॉइंट करे जाने पर शॉक्ड हो जाती है और कुछ देर तो कुछ बोल ही नहीं पाती। मान ने दिव्या को शॉक्ड देखकर दिव्या को हिलाते हुए कहा, हेलो, क्या हुआ है तुम्हें? दिव्या ने अपने सेंस पर आते हुए कहा, हाँ कुछ नहीं सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मान स्माइल करते हुए अपने हाथ आगे करते हुए कहा, वेलकम आवर ऑफिस फैमिली दिव्या। मान से हाथ मिलाते हुए थैंक यू कहती है। मान ने कहा, चलें? दिव्या ने कंफ्यूज से कहा, कहाँ सर? मान ने दिव्या से कहा, तुम्हारे केबिन में। दिव्या ने पूछा, सर क्या मुझे पर्सनल केबिन मिलेगी? मान ने जवाब दिया, ऑफ कोर्स, तुम काफ़ी ब्रिलियंट हो, तुम्हें तुम्हारे क्वालिफिकेशन और तुम्हारे ब्रिलियंट होने पर तुम्हें यह जॉब दी जा रही है। तो बॉस जहाँ रहेंगे तुम्हें भी वहीं रहना है, और ये ओबरॉय एम्पायर किसी के भी रिकमेंडेशन पर ही जॉब देता नहीं है। कैंडिडेट की काबिलियत देखकर जॉब दी जाती है। दिव्या मान के साथ उससे मिलने वाली केबिन की ओर जाने लगती है जो 37 फ्लोर पर था। मान दिव्या को जब लेकर जाता है तो मान दिव्या को तच की पर्सनल लिफ्ट से ही लेकर जाता है, जो सिर्फ तच, मान और टाइगर ही यूज करते थे। मान जब दिव्या को अपने साथ लेकर जा रहा था तब वहाँ काम कर रही एक स्टाफ दूसरे स्टाफ से बोली, उसे देखो, वो कितनी ओल्ड फैशन है। मान सर ने उसे कैसे जॉब पर रख लिया, देखो तो, जहाँ हम सब ने इतने फैशनेबल ड्रेस पहने हुए हैं वहीं उसे देखकर लग रहा है जैसे उसने कपड़े का पूरा थान ही कपड़ा बनाकर पहन लिया है। दूसरी लड़की, हाँ लेकिन लगता है कपड़ा थोड़ा कम पड़ गया होगा, इसलिए देखो ना, हाथ और पैर दिखाई दे रहे हैं। सब स्टाफ एक साथ हंसने लगते हैं। दिव्या को यह सब सुनकर अच्छा नहीं लगता है। दिव्या अपना सर नीचे झुका लेती है। उसे ऐसे देखकर मान जैसे स्टाफ की कुछ बोलना चाहता है। मान देखता है कि दिव्या अपना सर उठाकर उन दोनों लड़कियों को देख रही थी जिन्होंने उस पर कमेंट किया था। दिव्या उनकी तरफ जाकर स्माइल करते हुए बोली, आप लोग मेरे फुल लेंथ ड्रेस को देखकर ये कह रही हैं ना, मैंने कपड़े की थान पहन रखा है, तो मैं भी आप लोगों से यह कह सकती हूँ कि आप लोगों ने छोटे बच्चों के कपड़े पहनकर ऑफिस काम करने के लिए नहीं, अपने जिस्म दिखाकर अपने बॉस को रिड्यूस करने आती हैं। दिव्या की बात सुन सबका मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि दिव्या ने जो कहा था वो सच था। दिव्या की बात सुन मान ठहाका लगाकर हंसने लगा। मान ने दिव्या से कहा, अब चलो। दिव्या ने कहा, जी सर। मान सारे स्टाफ से गेट बैक योर वर्क कहकर मान दिव्या को तच के केबिन के फ्लोर पर लेकर जाता है। मान ने दिव्या को उसका केबिन दिखाते हुए कहा, दिव्या, दिस इज योर केबिन। दिव्या केबिन के अंदर जाकर देखती है। केबिन बहुत सलीके से सेट किया हुआ था और तच की केबिन और दिव्या के केबिन को एक ग्लास वॉल से डिवाइड किया हुआ था। दिव्या केबिन देखकर बहुत खुश हो जाती है। मान ने दिव्या को डायरी देते हुए कहा, ये लो, आज बॉस का ये शेड्यूल चार्ट है, आज इसी से काम करो। कल से तुम खुद शेड्यूल बनाना और बॉस के हर एक काम का ध्यान तुम्हें रखना है। अगर तुम कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। दिव्या ने कहा, सर क्या मैं आपका काम स्टार्ट करने से पहले अपने फ्रेंड से मिल सकती हूँ? मान, तुम्हारी फ्रेंड?
क्या इस ऑफिस में है? दिव्या ने बताया, यस सर, मेरी फ्रेंड इसी ऑफिस में काम करती है। मानसी सिन्हा मेरी फ्रेंड है। मानसी का नाम सुनकर मान झट से हाँ कर देता है। मान मानसी का नाम लेकर स्माइल करते हुए अपने केबिन की ओर चले जाता है। दिव्या मानसी से मिलने उसके डिपार्टमेंट पे चली जाती है। दिव्या मानसी के गले लगते हुए, मनु, मुझे जॉब मिल गई है और तुझे पता है मुझे जॉब किस पोस्ट में मिली है? मानसी ने कहा, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तुझे बॉस की असिस्टेंट का पोस्ट मिला है। दिव्या हैरानी से मानसी को देखकर पूछती है, तुझे कैसे पता? मानसी हैरानी से दिव्या का चेहरा देखने लगती है। तू सच कह रही है? दिव्या ने खुश होते हुए कहा, हाँ मानसी। दिव्या का हाथ पकड़कर उछलने लगती है। मान दोनों को ही अपने फ़ोन पर सीसीटीवी फुटेज पर देख रहा था। मान बेस्ट फ्रेंड कहकर सीसीटीवी फुटेज ऑफ कर देता है। दिव्या मानसी से मिलकर अपने केबिन में आती है और उसे क्या करना है, कैसे करना है, ये सीखने के लिए काव्या शेड्यूल लेकर मान के केबिन में जाकर नॉक करती है। मान, जो अभी कोई फाइल पढ़ रहा था, केबिन के डोर पर नॉक होने पर कहा, कम इन। दिव्या अंदर आकर मान से बोली, सर, बॉस के शेड्यूल कैसे बनाना है आप बता सकते हैं? मान ने दिव्या को अपने सामने के चेयर पर बैठने का इशारा किया और उसके हाथ से डायरी लेकर उसे सारे काम समझाने लगा। दूसरी तरफ तक जैसे ही क्लब से निकलता है, उसके दादाजी का कॉल उसके फ़ोन पर आता है। तच पहले तो कॉल को इग्नोर करता है, लेकिन लगातार कॉल आने से उसका दिमाग और मूड दोनों खराब हो जाता है और उसे मजबूरी में अपने दादा का कॉल रिसीव करना पड़ता है। उसके कॉल रिसीव करते ही दूसरे तरफ से आवाज़ आती है, तुम मेरा कॉल क्यों इग्नोर कर रहे हो? तच कुछ नहीं कहता, चुपचाप सुनता है। तच के कुछ न कहने पर तच के दादाजी ने उससे कहा, कल जो मैंने तुमसे कहा था याद है ना? तो क्या डिसाइड किया है तुमने? देखो, मुझे तुम्हारी हाँ ही सुननी है। बोल कर वो कॉल काट देते हैं। तच कार के पास आता है तो टाइगर पहले से ही कार का डोर ओपन करके खड़ा था। तच कार की बैक सीट पर बैठता है और अपने हाथ में पकड़े फ़ोन को घूरते रहता है। टाइगर दूसरी तरफ से आकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। तच फ़ोन को घूरते हुए टाइगर से बोला, पता चला उसके बारे में? टाइगर ने जवाब में कहा, पता कर रहा हूँ किंग, कुछ देर में पता चल जाएगा। तच ने सीट पर अपना सर टिकाते हुए कहा, जल्दी करो टाइगर। ये बोलकर तच अपनी आंखें बंद कर कुछ सोचने लगा। कुछ ही देर में तच ऑफिस पहुंचता है और कार रुकने पर टाइगर जल्दी से कार से बाहर आकर बैक सीट का डोर ओपन करता है। तच कार से बाहर निकलकर सीधा अपनी प्राइवेट लिफ्ट की ओर बढ़ जाता है। उसे आता देख पूरा स्टाफ में सन्नाटा पसर गया था। तच लिफ्ट के अंदर जाकर खड़ा हो गया। उसके साथ टाइगर भी था। टाइगर 37 फ्लोर का बटन प्रेस करता है। लिफ्ट के 37 फ्लोर पर पहुंचने पर तच सीधे अपने केबिन में जाकर अपना कोट उठाकर कुर्सी के ऊपर रख देता है और आराम से कुर्सी पर बैठ जाता है। कुछ ही मिनट में पूरा ऑफिस में शांति हो गया। कुछ देर पहले दिव्या को ऑफिस वर्कर्स की कुछ आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन अब उसे चूंकि भी आवाज़ आ नहीं रही थी। दिव्या ने इस बारे में मान से पूछा, सर, ये सब इतने शांत कैसे हो गए? मान ने दिव्या के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, लगता है बॉस आ गए हैं। तच ने टाइगर से कहा, उसके बारे में जल्द पता करो। तभी टाइगर को किसी का कॉल आता है और टाइगर केबिन से निकलकर बाहर जाता है और कुछ ही देर में टाइगर ने केबिन के वापस आकर तच के आगे एक फाइल बढ़ाता है। तच ने टाइगर से फाइल लेकर उसे खोलकर देखा तो उसमें दिव्या के साथ एक और लड़की की फ़ोटो थी, जो उस फोटो में दिव्या को पीछे से उसे हक करके उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाई हुई थी।
वो दीक्षा थी। तच ने टाइगर को हाथ के इशारे से बोलने के लिए कहा। टाइगर ने बताना शुरू किया, सर मैम कल ही मुंबई जॉब के लिए आई हैं और मैडम के साथ जो है वो मैडम की बहन है। मैडम की फैमिली में बस उनकी बहन ही है और हमारे ऑफिस में काम करने वाली मानसी है मैडम की सबसे बड़ी बेस्ट फ्रेंड। मैडम का नाम दिव्या मेहरा है। दिव्या मेहरा नाम सुनकर तक्ष को मान की हायर की हुई पर्सनल असिस्टेंट दिव्या मेहरा की याद आती है, लेकिन उसके दिमाग में एक बात और आ रही थी, सुहानी अचानक से दिव्या कैसे बन गई। तक्ष ने मान को इंटरकॉम पर कॉल कर मान की कॉल रिसीव करने पर असिस्टेंट को केबिन में भेजने के लिए कहा। मान ने फ़ोन नीचे रखकर दिव्या से कहा, जाओ ऑफिस जाओ, बॉस बुला रहे हैं। दिव्या मान के केबिन से निकलकर अपनी उंगलियां क्रश कर कर तक्ष के केबिन के बाहर आकर रुकती है और एक लंबी सांस लेकर छोड़ती है। फिर केबिन के डोर पर नॉक करते हुए कहा, मैं आई कम इन सर। अंदर से कम इन की आवाज़ आती है। दिव्या केबिन के अंदर जाती है। दिव्या ने अपना सर नीचे झुका कर रखा था। दिव्या ने बिना तक्ष को देखे उसका शेड्यूल उसके टेबल पर रखते हुए कहा, सर ये आपकी आज की शेड्यूल, आप देख लीजिए। तक्ष ने दिव्या को देखकर स्माइल करते हुए कहा, मिस मेहरा एक बार अपनी इन नज़रों को उठाकर हमें देख लो, गॉड से हमसे आपकी नज़रें नहीं हटेंगी। दिव्या तक्ष की बात सुनकर अपना सर उठाकर उसे देखती है और उसे देखकर दिव्या के दिमाग में जो पिछली रात को जो धुंधली यादें थीं वह साफ साफ नजर आने लगती हैं, जिससे दिव्या की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। दिव्या डर से पीछे होने लगी, क्योंकि दिव्या इस चेहरे को कभी भूल नहीं सकती थी जिसने कल रात उसका सब कुछ छीन लिया था। उसने क्या सोचा था इस इंसान के बारे में और यह इंसान क्या निकला। सोची हुई चीज़ सच कहाँ होती है। दिव्या को यूं खुद से डरते देख कर तक्ष को गुस्सा आने लगा। तक्ष ने हाथ के इशारे से टाइगर को केबिन से बाहर जाने के लिए कहा और खुद चेयर से उठकर दिव्या के पास जाने लगा। तक्ष दिव्या के पास पहुंचकर जब तक दिव्या वॉल से सट गई, उसके पास कहीं जाने का और कोई रास्ता नहीं बचा था। दिव्या जैसे वहां से भागने की कोशिश करती कि तक्ष अपने दोनों हाथ वॉल पर रख दिव्या को ब्लॉक कर देता है। तक्ष ने कहा, बेबी मेरी बात सुनो। तक्ष दिव्या को अपने सीने से लगाकर वो सुकून महसूस करना चाहता था जो उसने दिव्या के साथ पिछले रात को महसूस किया था, जो उसे कई साल पहले अपनी जूहूस के सीने से लगाने पर महसूस होता था। दिव्या ने अपना सर नीचे कर कर कहा, आप क्या चाहते हैं। तक्ष अपनी उंगलियों से दिव्या का चिन्ह पकड़कर ऊपर कर उसके चेहरे को देखता है जो अब तक आंसुओं से भर गए थे। तक्ष ने अपने मन में कहा, आई एम सॉरी बेबी, तुम्हें अपने पास रखने का और कोई तरीका नहीं है मेरे पास। तक्ष दिव्या के बहते हुए आंसू की बूंदों को अपनी उंगलियों में लेकर दूसरी उंगलियों की मदद से उसे दिव्या के चेहरे पर छिड़क देता है। फिर दिव्या के जबड़े को कसकर पकड़ उससे बोला, रो क्यों रही हो इतना। मैंने तुम्हारे साथ अब तक कुछ नहीं किया है, ना ही करूँगा, तो ये गंगा जमुना क्यों बहा रही हो। और कल रात भी नशे में तुम मेरे पास आई थी। तुमने मुझसे खुद प्यार किया था, मैं नहीं गया था तुम्हारे पास, और एक बार जो मेरे पास आ गया वो दोबारा मुझसे दूर नहीं जाता, और जो जाना चाहता है या तो उसे ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है या फिर वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धोकर बैठ जाता है। दिव्या तक्ष की बातें सुनकर और डरने लगती है। दिव्या ने रोते हुए तक्ष से कहा, देख लीजिए सर, कल रात मैं गलती से आपके कमरे आ गई थी, मुझे जाने दीजिए सर, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं आपके सामने कभी नहीं आऊँगी, मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊँगी। दिव्या की बात पूरी करती उससे पहले ही तक्ष दिव्या के कमर पर हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचकर उसके होठों को अपने होठों से जोड़ देता है।
दिव्या तच को खुद से दूर करने के लिए उसके चेस्ट पर मुक्के से मारने लगती है, लेकिन तच की मस्कुलर चेस्ट पर दिव्या के नाजुक मुक्के तच को किसी चींटी के काटने के जैसे लग रहे थे। तच दिव्या के हाथ पकड़कर उसके कमर के पीछे मोड़ देता है, वैसे ही दिव्या को किस कर रहा था। करीब 20 मिनट बाद जब तच देखता है कि दिव्या अब सांस नहीं ले पा रही थी, तो तच दिव्या के होठों को छोड़ता है, और जैसे ही तच दिव्या के होठों को छोड़ता है, दिव्या ने कसकर तच के चेहरे पर एक थप्पड़ मारते हुए तच से कहा, आपको शर्म नहीं आती है किसी लड़की के साथ उसके बिना मर्जी के यह सब करते हुए। तच दिव्या के फेस को देख रहा था, जो अब तक रो रो कर लाल हो गया था। तच ने दिव्या को उसके बालों से पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब कर सख्त आवाज में कहा, तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुमने मुझे तच ओबराय को थप्पड़ मारा। दिव्या तच की आंखों को नहीं देख पा रही थी, क्योंकि दिव्या को तच के आंखों में जुनून दिखाई दे रहा था। दिव्या ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। दिव्या को वैसे देख तच को अपने अंदर एक आग जलती हुई महसूस हो रही थी। तच दिव्या को झटके से छोड़ता है, जिससे दिव्या तच से छूटने पर दिव्या दीवार से टकरा जाती है और उसके सिर पर चोट लग जाती है। इससे दिव्या के मुंह से एक दर्द भरी आह निकलती है, जिसे सुन और देख तच ने अपनी आंखें बंद कर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, जिससे उसकी जूहू सिर्फ दिव्या उसके पास रहने को मान जाए। कुछ सोचते हुए तच ने दिव्या से कहा, बेबी आई वांट यू राइट नाउ। दिव्या तच को देखने लगी। तच अपने हाथ उठाकर दिव्या के गाल सहलाते हुए फिर बोला, बेबी आई वांट यू राइट नाउ। तुम्हें अपनी मर्जी से करना होगा, नहीं तो। दिव्या ने गुस्से से तच के हाथ को अपने गाल से दूर झटक कर तच को घूरते हुए कहा, नहीं तो क्या? हाँ, नहीं तो क्या कर लेंगे आप? तच को पता था कि उसकी सुहाना यानी जल्दी हार नहीं मानने वाली। वह बहुत जिद्दी है, किस्म की है। इसलिए तच अपने डेस्क के पास जाकर अपना फ़ोन उठाकर उसमें से एक नंबर पर कॉल कर कर अपना फ़ोन लेकर दिव्या के पास आकर फ़ोन आगे करता है। दिव्या देखती है कि तच के फ़ोन में एक लाइव वीडियो चल रही थी, जिसमें दीक्षा बेड पर सोई हुई थी और एक आदमी सोई हुई दीक्षा की वीडियो बना रहा था। तच उस वीडियो को स्किप कर दूसरा वीडियो स्टार्ट करता है और उस दूसरे वीडियो में मानसी अपने डेस्क पर बैठकर काम कर रही थी। दिव्या तच को देखती है, जैसे पूछ रही हो कि ये सब क्या है। तच ने दिव्या के सवाली नज़रों को देख स्माइल करते हुए कहा, बेबी आई वांट यू आई माई लाइफ ऑल डे एंड ऑल टाइम। अगर तुमने माना किया तो ये तुम्हारी बहन को करना पड़ेगा, या फिर मैं ये फ़ोन कॉल कट कर दूंगा। उसके बाद तुम्हारी बहन के साथ क्या होगा ये तुम भी अच्छे से जानती हो। तच फिर से बोला, दूसरी तुम्हारी फ्रेंड जिसे तुम थोड़ी देर पहले गले में रही थी, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। तो तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। तुम्हें मेरा बनकर रहना है, या फिर अपनी बहन और फ्रेंड की मौत की वजह बनना है। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। केबिन में पूरी तरह से शांति छा जाती है कि अगर एक पिन भी गिरी तो उसकी आवाज़ पूरे केबिन में गूंजने लगे। तच ने अपने कलाई में बंधी घड़ी में टाइम देखकर कहा, बेबी योर टाइम इज ओवर। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। दिव्या ने उसे रोकते हुए कहा। तो तब तच ने कहा, आओ मेरी बाहों में। तच ने अपनी बाहें दिव्या के सामने फैलाकर कहा। दिव्या तच को देखती है, फिर उसकी फैली हुई बाहों में बिना मन के ही जाकर तच के बाहों में समा जाती है। तच दिव्या को उसके बाहों में समाने के बाद उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उसे ऊपर उठाकर उसके पैर अपने कमर के चारों तरफ लपेट लेता है। दिव्या ने तच से लिपटते हुए कहा, मेरी बहन और मेरी फ्रेंड को कुछ मत करना। आप जो कहोगे मैं वही सब करूँगी। मैं उनके लिए कुछ भी करूँगी।
तच ने दिव्या की बात सुन, मैं कुछ भी नहीं करूँगी सुनकर अपने मन में कहा, आई एम सॉरी बेबी। मैं तो तुम्हें अपनी बाहों में भरना चाहता था, तुम्हारी मर्जी से, तुम्हारी खुशी से, पर तुम मुझसे इतना डर रही हो कि मेरी बात भी नहीं सुन रही हो, इसलिए तुम्हें अपने पास रखने का मेरे पास और कोई दूसरा तरीका नहीं था। तच ने कहा, बेबी, जब तक तुम मेरे साथ मेरे पास रहोगी उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस दिन तुम मुझसे दूर जाने के बारे में सोचोगी उस दिन उसके साथ क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता। दिव्या रोते हुए तच से बोली, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तच दिव्या को खुद से अलग कर उसके मासूम से चेहरे को देखता है जो रोने की वजह से पूरे लाल हो गए थे। तच ने दिव्या के आंसू साफ करते हुए कहा, किस मी बेबी। दिव्या कुछ देर तच को देखती है, फिर बिना मन ही उसका फेस अपने हाथों में थामकर अपने मखमल जैसे मुलायम होंठ तच के सख्त होंठों से जोड़कर उसे किस करना स्टार्ट करती है। लेकिन दिव्या किस कम और तच के होठों को काट ज्यादा रही थी। तच ने दिव्या को रोकते हुए उससे पूछा, बेबी तुम्हें किस करना नहीं आता ना। दिव्या ने उतनी ही मासूमियत से अपने चेहरे को ना में हिला दिया। तच ने कहा, डोंट वरी बेबी, मैं सिखा दूंगा। तच दिव्या को उसके कमर से पकड़कर खुद से चिपकाकर उसके मुलायम होंठ पर अपने सख्त होठों से दबाव बनाकर किस करने लगता है। दिव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। तच किस करते हुए दिव्या को देखता है, फिर कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद दिव्या को छोड़ फिर केबिन के साइड में सेट किए बुक शेल्फ के पास जाता है और वहां से एक मोटी सी बुक को निकालता है। जैसे ही उस बुक शेल्फ से मोटी बुक निकालता है वह बुक शेल्फ एक साइड खिसक जाती है। उसकी आवाज़ सुन दिव्या अपनी आंखों से उधर की तरफ देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, क्योंकि जहां पर एक बुक शेल्फ था लेकिन वह बुक शेल्फ नहीं, वह एक डोर का काम कर रहा था। दिव्या तच की तरफ एक बार फिर से हैरान भरी नजरों से देखती है।